एमफिल और पीएचडी में दाखिले के लिए जो यूजीसी का नया गजट है उसको लेकर विरोध का दौर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जेएनयू में जो छात्र थे जिन्होंने भूख हड़ताल की थी, उन्होंने आज प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर मीडिया को बताया कि किस तरह से इस नोटिफिकेशन का खासकर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं पर असर होगा और उनको हायर एजुकेशन में उतना मौका नहीं मिलेगा जितना पहले मिलता है। क्या लग रहा है आप लोगों को कि आपने भूख हड़ताल की, लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार से कोई पहल हुई है या यूजीसी से कोई पहल हुई आप लोगों से बात करने की? देखिए, हमने जो भूख हड़ताल की हुई थी उसमें उसका जो रिजल्ट है हमको अभी 0 मिला हुआ है। ज़बरदस्ती हमको उठा के एम्स में भर्ती करा दिया गया था और सरकार से, यूजीसी से कोई हमको कोऑपरेशन नहीं मिला है, ना कोई कम्युनिकेशन हुआ है। हम इस गजट की बात आपको बताते हैं, आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि जो यूजीसी का जो गजट आया है जिसमें 100% वाइवा जेएनयू में हो गया है, बाकी यूनिवर्सिटी में होने वाला है, इसका एक खामी है। इसका एक खामी बड़े लेवल पे ये है कि जो वंचित समुदाय से लोग आते हैं, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी आते हैं, माइनॉरिटी के लोग आते हैं और महिलाएं आती हैं, इनके खिलाफ है। इनके खिलाफ इसलिए है कि अब्दुल नाफे कमेटी की एक रिपोर्ट आती है, राजीव भट्टी की कमेटी की एक रिपोर्ट आती है और थोराट कमेटी की रिपोर्ट आती है। वो बोलता है कि वंचित समुदाय के आधार को वो रिपोर्ट पता है हमें। आप तो, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि इससे छात्रों को नुकसान है। हाँ। सभी छात्रों को नुकसान है, वो सभी वर्ग के छात्रों को नुकसान है। तो जब सभी वर्गों को छात्रों को नुकसान है तो फिर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का क्या लॉजिक है? देखिए, इसके पीछे जाना होगा ना आपको। रिपोर्ट जो बोलती हैं उसके आधार पे आपको कुछ तो आर्गूमेंट देना होगा कि रिपोर्ट्स में ये बोला जाता है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है इंटरव्यू में। जब 30 नंबर में इंटरव्यू में भेदभाव किया जाता है तो 100 में तो उनके साथ और ज़्यादा किया जाएगा। लेकिन सर, अभी आप ही तो कह रहे थे कि इससे छात्रों को नुकसान है, किसी जाति विशेष के छात्रों को नुकसान नहीं है। तो ये जो और जो छात्र हैं, जो अपर कास्ट में भी गरीब छात्र आते हैं, जिनकी लैंग्वेज उतनी पकड़ नहीं होगी, तो उनको भी नुकसान है। ऐसा नहीं है कि उनको नुकसान नहीं है। जैसे रूरल बैकग्राउंड से कोई आता है, इस गजट में तो भाषा को लेकर कोई बात ही नहीं कही लेकिन की नहीं गई है। मगर आप इंटरव्यू जब देने जाएंगे तो सामने वाला बैठा आदमी वो भाषा भी तो देखेगा आपकी। ऐसा तो है नहीं कि भाषा नहीं देखेगा आपकी। आप चले जाइए जेएनयू में, आप दीजिए क्या नाम है इंटरव्यू, आप इंग्लिश मीडियम में देना पड़ेगा आपको, हिंदी मीडियम से आते हैं तो क्या वहाँ भाषा का भेदभाव नहीं हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ये जो आप लोग जो अब तक जो कह रहे थे कि ये जातिगत भेदभाव इससे बढ़ेगा, उससे अब आप इनकार कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि इससे गरीब तबकों के छात्र को नुकसान होगा, चाहे वो किसी कैटेगरी से हो? नहीं, इससे जातिगत भेदभाव ज़्यादा बढ़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भाषागत, जो गरीब तबका ऊपर वाला भी आएगा उसको भी है, लेकिन अधिकतर इसको जो वंचित समुदाय से, एससी, एसटी, ओबीसी से आता है, उनको ज़्यादा नुकसान है इस गजट से। अभी भी ये इसको लेकर लगातार जो है, जो यूजीसी का गजट है उसमें सीट घटाने की बात कही गई है, जातिगत भेदभाव की बात हो रही थी। क्या मुलायम, आप लगातार जातिगत भेदभाव की बात करते रहे। आज जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आप लोग कह रहे थे कि इससे छात्रों को नुकसान होगा। क्या लग रहा है, सही बात क्या है? छात्रों को नुकसान हो रहा है या जातिगत भेदभाव बढ़ेगा? देखिए, छात्र हम कहते हैं तो छात्र कहने से केवल छात्र नहीं हो जाता, वो भी किसी किसी कैटेगरी से हैं, चाहे वो रिजर्व से हों, अनरिजर्व से हों। जो डाटा हम लोगों का यूनिवर्सिटी में जुटाया गया है उसमें ये कहा गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी बैकग्राउंड के साथ कंपैरेटिवली जो है ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम भेदभाव कहते हैं ना, तो भेदभाव कोई का एक नेचर नहीं होता है। लैंग्वेज भी है उसका, कास्ट भी है और रिलीजन भी है, और उसका माइनॉरिटी से, माइनॉरिटी के अंदर तो एक मिच हंटिंग भी है, माइनॉरिटी को लेकर अलग फीलिंग है, या नॉर्थ ईस्ट से बैकग्राउंड से जो आने वाले जो लोग हैं उनको लेकर अलग है। तो रेस के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो हम जब कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसका कई आधार है। किसी के साथ भाषा का आधार भी होता है, जाति के आधार पर ज़्यादा। इस गजट के आधार पर आपको सबसे ज़्यादा आपके हिसाब से किसको नुकसान हो रहा है? जी, इसमें सारे वंचित तबकों, क्योंकि जो सीट कट होगी अभी जो है 2007-8 में जब से ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ, इसके पहले जो दलित या ट्राइबल बैकग्राउंड से लोग हैं, बहुत कम संख्या उनकी सी थी। अब तो ऐसा लग रहा है कि सीधा सीधा उच्च शिक्षण संस्थानों से इनको बाहर निकालने की गजट है। अच्छा, आप जेएनयू से हैं आप, और आपने यूनाइटेड ओबीसी फोरम में वहाँ भूख हड़ताल किया था। अब एबीपी के छात्र भी भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो आपको तो समर्थन मिल रहा है वहाँ पर। किसका जेएनयू में आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, इस गजट से अफेक्टेड होने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के स्टूडेंट, वो लगातार हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हर तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ। बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो जेन्युइन लड़ाई है। इसके पहले 7 साल से 8 साल से यूनिवर्सिटी हमारा मुद्दा बना है। पहली बार इस मुद्दे को लेकर कितना एक क्वालिटेटिव लड़ाई शुरू हुई है। और आपको मालूम होगा कि जो एक प्रगतिशीलता वर्सेस जो ब्राह्मणवाद की जो एक धुंध थी, पहली बार हम लोगों ने उसको साफ। तो आप एबीपी को बरी कर रहे हैं, क्योंकि एबीपी के छात्र तो अब भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। तो आपको लग रहा है कि एबीपी जो है वो प्रगतिशील संगठन हो गया है और कास्ट को लेकर उसके विचार साफ हो गए और वो आप लोग के साथ है, खासकर सोशल जस्टिस के नाम पर और जो वाइवा में नंबर कम करना है उसके नाम पर?
देखिए जनाब, एबीवीपी जब नाम लेते हैं ना तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं कोई संगठन। उनके बिहाफ बोले गए, चाहे सोशल जस्टिस की बात करें, चाहे जेंडर जस्टिस की लेकिन बात वो तो आपके लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अरे वो कुछ भी करें, बलात्कार करके वो जो है भारत माता की बात बोलते हैं, दुनिया भर के दंगे करके जो है सौहार्द की समानता की बात करते हैं, उनसे क्या बात करना है अच्छा, हमको? लेफ्ट का कब्जा है जेएनयू पर, और जेएनयू के प्रेसिडेंट भी लेफ्ट से आते हैं, उनका सपोर्ट है आप लोगों को? देखिए कब्जा नहीं है, ये कब्जा होता तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होती। ये नेक्सस का मामला है, अभी सब जो चीज़ें थी अंडर टेबल नेक्सस चल रहा था। और अंडर क्या लगा कि लेफ्ट के जो नेता हैं, जो लेफ्ट के छात्र नेता हैं, या लेफ्ट के जो जो प्रोफेसर सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इस जातिगत भेदभाव में शामिल हैं? हाँ कुछ हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हैं जो खुलकर बोल भी रहे हैं। जनेऊटा में भी जो फ्लोर डिवीजन है, जनेऊटा में कुछ ऐसे टीचर हैं जो साफ साफ जनेऊटा खिलाफी लेटर लिख रहे हैं। सोमव्रत चौधरी हैं, साफ साफ लिख रहे हैं। रामकृष्णा दास हैं, तनवीर फजल हैं, ये लोग ओपनली खुल्लम खुल्ला आकर के टीचरों के खिलाफ मोर्चा बोलें कि इतने साल से इंजस्टिस होता आ रहा है, ये कैसे इसको टॉलरेट किया जाएगा। जल्दी से जल्दी इस पर, इसे अभी जनेऊटा का ओबीसी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए एसोसिएट लेवल प्रोफेसर पे, इस पर कोई जो है कॉन्सेशनस नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है। वाइवा का नंबर कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 10 होना चाहिए, इस पर भी जनेऊटा के अंदर कॉन्सेशनस नहीं है। लेकिन इसमें टीचरों का डिसेंट भी है कि जो हो सकता है किसी का इस पर सहमति नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि नंबर कम होना चाहिए। ऐसे खुल करके टीचर आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने बार बार, जेएनयू की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए जेएनयू की लड़ाई बड़ी लंबी है। जब लड़ाई बड़ी लंबी होती है तो शोषण भी और लंबा चलने वाला है। और हम ये कह रहे हैं कि लड़ाई जब लंबा करोगे तो जितने दिन तक शोषण होगा वो भी और लंबा होगा। हम कहें थोड़ा इसको ब्रेक करो, छोटा करो और सीधी करो कि शोषक कौन है, शोषित कौन है। ये जो क्लास का जो कंट्राडिक्शन है, इसको आप पहचान। जेएनयू की क्या राय है? आप लोग के साथ है, आपके साथ नहीं है, ये बताइए। जेएनयू को देखिए, राय आज नहीं, शुरू से हर जितने भी शोषित वंचित हैं सबके साथ हैं, लेकिन वो साथ होने के हैं, लेकिन उसको क्वालिटेटिव लड़ाई में चेंज कर पाने की कुवत में आए, ये थोड़ा सा उनमें इंट्रोस्पेक्ट करने की। जेएनयू की अपनी एक पॉलिटिक्स होती है, उसको समझना इतना आसान भी नहीं है। वो छात्र राजनीति मत कहिए, उससे देश की राजनीति तय होती है। क्या लग रहा है सर कि जो ये गजट है, इस पर, इससे सिर्फ जातिगत भेदभाव का मामला है या सिर्फ छात्रों के साथ भेदभाव का मामला है? नहीं, जातिगत भेदभाव का मामला तो है। लड़ाई की शुरुआत तो जातिगत भेदभाव के खिलाफ ही हुई है। अभी भी जो हम लोग यहाँ बैठे हैं और इसको, लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं, जातिगत भेदभाव के ऊपर ही है। और ये एक बड़ी लड़ाई है। मतलब आप केवल इसको प्रगतिशील, गैर प्रगतिशील, दक्षिणपंथी, वामपंथी उस तरह से नहीं बांट सकते हैं। ये एक इस तरह की लड़ाई है कि बांट रही है ब्राह्मणवाद, गैर ब्राह्मणवाद। एक ब्राह्मणवाद का जो शिकार हैं तबके, उनको कैसे एकजुट किया जाए, और वो जो अपने आप को प्रगतिशील दिखाते हैं, जो अपने आप को वाम दिखाते हैं, वो असल में वाम है कि नहीं है, वो प्रगतिशील हैं कि नहीं है। उनके अंदर कुछ में भ्रम हो सकता है, कुछ के अंदर मक्कारी चालाकी हो सकती है। तो ये एक डिवीज़न है बड़ा, और ये शुरू है। सर, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जातिगत भेदभाव है, तो फिर इससे किसी को फायदा हो रहा होगा, किसी कास्ट को। जातिगत भेदभाव का मतलब होता है एक जाति को नुकसान, दूसरी जाति को फायदा। तो ये जो गजट है, जब इसको आप लोग जातिगत भेदभाव करें, तो फिर स्टूडेंट का भेदभाव कैसे हुआ? क्योंकि किसी स्टूडेंट को तो दूसरे स्टूडेंट के साथ भेदभाव होगा, इसका मतलब किसी तीसरे स्टूडेंट को फायदा होगा। जातिगत भेदभाव का तो मतलब होता है कि एक को नुकसान हुआ तो दूसरे को फायदा होगा। हाँ, जाहिर है कि जातिगत भेदभाव है। तो इस देश में सबसे कमज़ोर लोग कौन हैं, जो सबसे कमज़ोर जातियाँ कौन हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो ये वंचित तबकों को जातिगत भेदभाव है। और ये लोगों ने आरटीआई डाल करके निकाला भी है, सामने आया है कि इस तरह का भेदभाव है। और वो जो अपर कास्ट जो टीचर्स हैं, वो अपनी जाति को, अपने संपर्क को, अपने जान पहचान के स्टूडेंट्स को इस तरह से पक्षपात करते हैं, उनको जो ज़्यादा नंबर देते हैं। और जो वंचित तबके के हैं, देख करके एक हिकारत जैसी जो एक तरह का माहौल रहता है एक ब्राह्मणवादियों के मन में, तो उसी तरह से नंबर देते हैं, उनको कमज़ोर करते हैं, उनको फेल करते हैं, बाहर करते हैं लड़ाई से। देखिए, ये हालत है गजट को लेकर। जो कई जानकारों से मैंने बात की तो उनका कहना है कि ये छात्रों के साथ भेदभाव होता तो पूरा देश एकजुट होता। दरअसल ये जातिगत भेदभाव का मामला है। शायद इस वजह से भी ये आंदोलन बड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो रूलिंग कास्ट है, जो संसाधनों पर जिनका कब्जा है, उनके हित में ज़्यादा जा रहा है गजट। और वो तबका जो हाशिए पर है, जो मेन स्ट्रीम से बाहर है, जिसकी पहली नस्लें कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुँच रहे हैं, उनके लिए ये जातिगत भेदभाव का मामला है। आपको क्या लग रहा है कि ये जातिगत मामला है, भेदभाव का मामला है, या छात्रों के साथ भेदभाव का मामला है? देखिए,
ये छात्रों के साथ तो भेदभाव का मामला है, लेकिन ये छात्र कौन कहाँ से आ रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए तो सर जब आपका- छात्रों के साथ भेदभाव का मामला है तो फिर सारे छात्र प्रदर्शन करें, फिर इसको आप कैसे कह सकते हैं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ भेदभाव होगा? वही कोई एक ही बात हो सकती है। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि छात्रों के साथ भेदभाव है, लेकिन वो किस छात्र के साथ भेदभाव है इस चीज़ को देखना होगा। हम लोगों ने आरटीआई डाल करके वहाँ से डाटा निकाला, उसे ऑब्जर्व किया, तो हम लोग देख रहे हैं कि एससी एसटी और ओबीसी को 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिया गया है किसी भी स्टूडेंट को। अगर कोई तो फिर क्यों कह रहे हैं आपकी ये छात्रों के साथ भेदभाव का मामला है? ओबीसी एससी एसटी भी छात्र ही हैं, और जो तो वंचित सर ये तो छात्र हैं, जातिगत छात्रों का भेदभाव का जी, मामला जी, है ना? मैं वही कह रहा हूँ कि जातिगत छात्रों का के साथ भेदभाव का मामला है, लेकिन ये जातिगत है, जाति के आधार पे है, धर्म के आधार पे भी ये इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। हम लोगों ने जो आरटीआई डाल करके डाटा निकाला था उसमें देखा गया कि जो जनरल कैटेगरी से छात्र आते हैं उन्हें 28 नंबर तक दिया गया है 30 में से, जबकि ओबीसी एससी एसटी के नंबर अगर देखें तो 10 से किसी भी छात्र का ज़्यादा नहीं है। तो देखिए यूजीसी का जो नोटिफिकेशन है उससे तो साफ जाहिर है कि जैसे ही प्रधानमंत्री कह चुके हैं, लगातार कमेटियां कह रही है कि इंटरव्यू के आधार पे भेदभाव होता है। बहुत सारे शिक्षाविदों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ के ज़माने में इंटरव्यू इसलिए डाला गया था ताकि भारतीयों को बाहर रखा जा सके, और अब जो इंटरव्यू का प्रोसेस चलाया जा रहा है उससे उसको जो उन लोगों का, जानकारों का कहना है, जो शिक्षाविद हैं, जो समाज वैज्ञानिक है, उनका कहना है कि अब जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो इसलिए रखा जा रहा है ताकि जातिगत भेदभाव को रखा जा सके और जो जाति विशेष के लोग हैं उनको ज़्यादा मौका मिले, और वैसे लोग जो ऐसे तबके से आते हैं जो वंचित थे, शोषित थे, हाशिए पर थे, उनको शायद शोषण का शिकार होना पड़े। ये वजह है कि इंटरव्यू को लगातार वेटेज दिया जा रहा है और इंटरव्यू कम करने के बदले बढ़ाया जा रहा है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।